ओके, पेज नंबर 228। बेसिकली हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर को देख रहे हैं, ठीक है। हमने उसकी इंडिकेशंस करनी है। पेज 228 पे वी हैव दैट ब्लू बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर सारी इंडिकेशंस हैं। अच्छा, अब इंडक्शन ऑफ लेबर हम कब कब करते हैं? मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इसकी ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो पोस्ट टर्म चली गई है, ठीक है। इन्होंने लिखा है यूजुअली ऑफर्ड आफ्टर 41 कंप्लीटेड वीक्स, तो पोस्ट टर्म है आफ्टर 42 वीक्स। तो जब भी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जा रही होती है और अभी तक जो है फीमेल स्पॉन्टेनियस लेबर में नहीं गई होती, तो फिर हम उसको इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो ऑफर करते हैं। और जब भी लेबर हमने इंड्यूस करना हो तो हम उसको फिर नॉर्मल लेबर में नहीं लाएंगे, हम उसको अब नॉर्मल लेबर में लाएंगे और उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे, ठीक है, विच मीन्स इंक्रीज मॉनिटरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। फिर एक है रप्चर ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। हमने पहले वो भी पढ़ चुके हैं, प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो है फीमेल जो है वो टर्म पे आ गई है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, लेकिन अभी तक उसको कंट्रैक्शंस शुरू नहीं हुई। तो सिमिलरली वो जो रिस्क था इन्फेक्शन का वो सेम रहेगा इसमें, जिस तरह प्री प्रॉम में था कि कोरियोअम्नियोनाइटिस का रिस्क ज़्यादा है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, उसी तरह प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होगा, तो हम फिर उसको इंडक्शन ऑफ लेबर ऑफर करेंगे। फिर प्री क्लैम्सिया एंड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, सो वी ऑलरेडी नो कि जो फीमेल्स प्री क्लैम्सिया या इक्लैम्सिया या जो भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के साथ आती हैं, उनका बेबी यूजुअली प्री टर्म होता है, इज बिकॉज उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई जाना शुरू हो जाता है एंड वी ट्राई कि हम डिलीवरी कर दें। तो इसका इंडक्शन ऑफ लेबर इज़ वन ऑफ द वेज, लेकिन ये जो है बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो है इंड्यूस करेगा लेबर इनमें, because the medication we use for inducing labor also has its risks with it, ठीक है। फिर fetal growth restriction हो, डायबिटीज मेलाइटिस फीटल मैक्रोसोमिया, डायबिटीज में भी जो बेबी है उसका बड़े होने का चांस ज़्यादा होता है, बिग बेबी का चांस ज़्यादा होता है, लाइक मोर देन 4 kgs, और या फिर एनी अदर कॉज ऑफ फीटल मैक्रोसोमिया। deteriorating maternal illness, unexplained antepartum hemorrhage, ट्विन प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग बियॉन्ड 38 वीक्स, हम कोशिश करते हैं 38 वीक्स से पहले ट्विन प्रेगनेंसी को हम इंड्यूस कर दें। इंट्राहेपेटिक कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम इंडक्शन ऑफ लेबर की ऑप्शन को चूज करते हैं। देन देयर इज मैटरनल आइसो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेड सेल एंटीजेंस, एंड देन सोशल रीजंस। सोशल रीजंस कुड सिंपली बी के the female has like an event coming up और वो चाहती है कि before that she delivers, तो simple things like that, ठीक है। but it's not encouraged कि social reasons के लिए किया जाए, ठीक है, unless absolutely necessary। अच्छा, अब हम कैसे कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमने लेबर इंड्यूस करना है कि कंडीशंस फेवरेबल हैं कि नहीं। उसके लिए हम सर्विकल फेवरेबिलिटी को देखते हैं। उसके लिए एक सिस्टम है बिशप स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। ये 228 पेज के ऊपर टेबल 12.1 है। इसमें हमने 5 पैरामीटर्स को असेस करना है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्विकल कैनाल, पोजीशन ऑफ सर्विक्स एंड स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये 4 थिंग्स जो हैं दे प्राइमरली रिलेटेड टू द सर्विक्स, एंड द लास्ट थिंग इज स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। तो अगर डायलेशन जो है वो 0, ये आप स्कोर इधर देखें, 0 डायलेशन मीन्स 0 स्कोर, 1 या 2 सेंटीमीटर डायलेशन मीन्स 1 स्कोर, 3 या 4 सेंटीमीटर डायलेशन जो कि स्टेज 1 के लेटेंट पीरियड के जो एंड पे होनी चाहिए थी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर डायलेशन, ये 2 उसका स्कोर है, या 5 और मोर जब हो जाएगा तो उसका स्कोर 3 बन जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स में 3 चीजें आती हैं, फर्म, मीडियम एंड सॉफ्ट, एंड ऑब्वियसली वी वांट द सर्विक्स टू बी सॉफ्ट। फिर लेंथ ऑफ सर्विकल कैनाल आ जाती है, और कंप्लीट इफेसमेंट में वी वांट द लेंथ ऑफ द सर्विकल कैनाल टू बी लेस देन 0.5, तो इसमें ये सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है। Position of cervix, posterior, central, anterior, and anterior is the one we want. फिर station of presenting part should be primarily be either या 0 हो या फिर below the spines हो, ठीक है। मैंने पहले भी कल भी बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि station presenting part कैसे देखते हैं। हमारे पास in fact I will just Google a picture station presenting part,
ठीक है, should show you a nice picture. Yeah, this picture looks about right. ठीक है, तो ये हमारे पास ischial spines हैं और इसके मुताबिक ये स्टेशन 0 हो गया. आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. ठीक है, फिर इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर -1 हो गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर -2 और 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइक -3. ठीक है, तो पर सेंटीमीटर्स के हिसाब से फिर जितना ये नीचे जाएगा वो +1 +2 +3. ठीक है, तो इट्स सिंपल मैथमेटिकल स्केल. अगर जितना ऊपर होगा वो माइनस में होगा, जितना नीचे होगा वो प्लस में होगा. ठीक है, तो ये इस तरह हम स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं और इस हिसाब से इसकी स्कोरिंग की हुई है. अब ये बिशप्स जो है आपको हमारी तो एग्जाम में आया था, एज इन हमारा जो वार्ड टेस्ट था उसमें आया था. एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इट एज वेल. ठीक है, इसके टोटल होते हैं नाउ द अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड स्कोर ये कुछ पैरामीटर्स इसमें ऐड हो जाते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग वी डिडंट नो. इसके टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 15 होते हैं. तो अगर हम इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें, देखो 3 + 3 + 3 ये 9 हो गए, फिर 4 और ऐड कर दें तो ये 13 हो गए. तो यू वुड थिंक हाउ इज इट सपोज टू बी 15. तो टोटल क्या ऐड होता है, एक ऐड करते हैं पॉइंट फॉर प्री क्लैम्सिया और एक पॉइंट ऐड हो जाता है ईच प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी. तो इन जनरल वी से कि 15 पॉइंट्स हैं टोटल. फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉइंट्स फॉर समथिंग. पोस्ट स्टेट प्रेगनेंसी का एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नली पैरिटी का एक होता है और प्री प्रॉम का एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज समथिंग दैट आप देख लें बस फ्रॉम द नेट. हमारे ना ये वार्ड में इस तरह का ये बन के लगा हुआ था, तो उन्होंने हमें उसी से पढ़ाया था. ठीक है, तो ये बिशप स्कोरिंग सिस्टम, इससे आप असेस करेंगे. अब मेथड्स क्या हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के. हम लोग जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे सकते हैं, हम उसको वेजाइनली इंसर्ट करते हैं इनटू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स एज अ टैबलेट और अ जेल. यूजुअली 2 डोजेस देते हैं गिवन एटलीस्ट 6 आवर्स अपार्ट. उसके अलावा हम उसको एक पेसरी के फॉर्म में भी दे सकते हैं जो अप टू 24 आवर्स जो है वो PGE2 रिलीज करती रहेगी. ठीक है, लेबर में क्या करते हैं कि जब हमने लेबर शुरू हो गया ना, मतलब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया और कंट्रैक्शन शुरू हो गए, तो हमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी करना पड़ सकता है और ऑक्सीटोसिन भी खुद ही देना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. ठीक है, तो ये क्लिनिकली असेस होगा. फिर मीफीप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल भी यूज किए जा सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत हाई हैं बिकॉज ये it's associated with intrauterine fetal death. There's other ways as well to induce labor. एक होता है membrane sweeping. इसमें क्या करते हैं, आप gloved finger insert करते हैं through the cervix and you rotate it around the inner rim of the cervix. इससे जो chorionic membrane है वो underlying tissue से डिटैच हो जाती है. और मैंने पहले भी बताया था कि जब ये बेसिकली द मेम्ब्रेन इज द वन विच विल रिलीज योर प्रोस्टाग्लैंडिन्स. तो ये जब ये डिटैच होती है तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं नेचुरली ही और वो इंड्यूस करते हैं लेबर. फिर एक बुक में ये चीज नहीं लिखी हुई कि और एक तरीका है विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड, बलून इंडक्शन ऑफ लेबर. और इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ. या दिस इज अ गुड वन. ठीक है, आप अंदर ये फॉलीज भी डाल सकते हैं. फॉलीज मेनली आई थिंक दिस इज अ फॉलीज. तो यू दिस इज हाउ टू इंड्यूस, इट्स लाइक स्वीपिंग द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट आपको ग्लव फिंगर नहीं इंसर्ट करनी पड़ती. आप बस ये अंदर डाल के बलून इन्फ्लेट कर देते हैं और ये जो है मेम्ब्रेन उससे थोड़ी सी अलहदा हो जाती है अपनी डेसिडुआ से और फिर वो नेचुरली प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर देती है. ठीक है, तो but you have to obviously before all of this procedure you have to let the female know कि exactly क्या हो रहा है. ठीक है, फिर इसकी क्या contraindications क्या हैं. आप इंड्यूस तब लेबर नहीं करते जब ऑब्वियसली वेजाइनली डिलीवरी नहीं हो सकती, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया के केस में
या फिर सेफेलोपेल्विक डिसफंक्शन है। हमने ऑलरेडी देखा है कि मैक्रोसोमिक बेबी के लिए हम इंड्यूस करते हैं लेबर, लेकिन अगर ऑन अल्ट्रासाउंड आपको लग रहा है कि ये बेबी जो है मदर के बर्थ कैनाल के थ्रू नहीं फिट होगा, देन देयर इज नो पॉइंट। उसके अलावा ब्रीच अगर है तो हम उसमें इंड्यूस नहीं करते हैं लेबर, हम उसमें प्रेफर करते हैं कि वो हम सी सेक्शन ही करें। ठीक है, प्री टर्म आप इंड्यूस कर सकते हैं लेबर, बट देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, फिर इन्होंने मेथड्स ऑफ इंडक्शन की जो है वो ये समरी दी हुई है पेज 229 के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं फॉर क्विक रिविजन। आई थिंक दिस इज इट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। आपको इतना ही जानना इज इम्पोर्टेंट इस रिगार्ड से, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट गायनेकोलॉजी। आई जस्ट नीड 5 minutes क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन करती है, ठीक है। प्राइमरी amenorrhea is when girls fail to menstruate by 16 years of age. Page number 41. Secondary amenorrhea is absence of menstruation for more than 6 months in a normal female of reproductive age that is not due to pregnancy, lactation or menopause. ठीक है, absence of menstruation for more than 6 months. ये अब ये parameters आपने याद रखें, कुछ चीजों में more than 1 year है, कुछ चीजों में more than 6 months है, ठीक है। Secondary amenorrhea is the absence of menstruation for more than 6 months in a normal female of reproductive age that is not due to 3 things: pregnancy, lactation और menopause. ठीक है, तो आपको ये definition याद होनी चाहिए properly. अच्छा, what are the reasons exactly for amenorrhea and oligomenorrhea? ठीक है, now again they've written amenorrhea is defined as the absence of menstruation for more than 6 months, and oligomenorrhea is defined as irregular periods at intervals of more than 35 days. जो हमारा normal cycle होता है वो 28 days का होता है, और इसकी वेरिएशन होती है 21 days से लेकर 35 days तक। ठीक है, तो लेकिन जिनकी इरेगुलर पीरियड्स मोर देन 35 डेज अपार्ट हैं, मतलब बेसिकली साल में सिर्फ 4 to 9 पीरियड्स होंगे उनको, तो इट मींस दे हैव ओलिगोमेनोरिया। एंड इफ दे हैव कंप्लीट एब्सेंस फॉर मोर देन 6 months, इट्स एमेनोरिया। ठीक है, तो इसकी कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज में हमारे पास हाइपोथैलेमिक कॉजेज आती हैं,
जहाँ से you have your gonadotropin releasing hormone etc. पिट्यूटरी से हमें पता है हमारे LH FSH वगैरह रिलीज होते हैं, उनका मसला हो सकता है. ओवरी से एस्ट्रोजन वगैरह होती है एंड एंडोमेट्रियल हमारे कॉजेज होते हैं. ठीक है, तो लेट्स जस्ट oh no I managed to mess up. Let me get back to that page. Okay, हमारे पास हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स में क्या आता है, इसको हम कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म. मतलब जो पीछे से ट्रोफिक हार्मोन्स आए थे वो भी नहीं आ रहे और जो गोनाड्स हैं उससे भी कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव एक्सरसाइज, weight loss and stress. So you might notice कि prof में sometimes we skip a period. That's completely normal. It's because you're so stressed. ठीक है. Hypothalamic lesions हो सकते हैं. It could be a craniopharyngioma or a glioma जो hypothalamic tissue को जो है वो compress कर रहे हों या फिर dopamine को block कर रहे हों. कोई भी head injury हो सकती है. It could be Kallmann syndrome. Now this is an X-linked recessive condition. इसके अंदर GnRH की deficiency हो जाती है. फिर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं कुछ, जैसे सार्कोइडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रीजन के अंदर कोई भी इन्फिल्ट्रेटिव प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से. फिर देयर आर सर्टेन ड्रग्स सच एज प्रोजेस्टोजेंस, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, डोपामिन एंटागनिस्ट वगैरह. तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टोजेंस एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से वहाँ वो सारे ट्रोफिक हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ हाइपोथैलेमिक कॉजेज. Here we have our pituitary causes. Pituitary causes में we have adenomas और इसमें prolactinoma सबसे ज़्यादा common है. Then Sheehan syndrome, pituitary necrosis, we already know what that is. It could be iatrogenic damage due to surgery या radiotherapy, especially people who are going through chemotherapy as well. उनके अंदर भी loss of periods हो सकते हैं. फिर congenital failure of pituitary development. ओवेरियन डिसऑर्डर में टॉप पे हमारे पास PCOS है, वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. देन देयर इज प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, वो भी आगे इंशाल्लाह हम जब हम मेनोपॉज वाला चैप्टर देख रहे होंगे तो हम वो देखेंगे डिटेल में. ठीक है. Endometrial disorders में it could most probably be primary amenorrhea because of Müllerian defects. अब हमें पता है कि जो Müllerian tubes form होती हैं, embryology में हमने पढ़ा था कि there are two ducts, Müllerian ducts form होती हैं और वो दोनों fuse होके जो हैं वो uterus बना देती हैं. ठीक है, तो अगर उसकी फ्यूजन में कोई इस तरह मसला हुआ है, सही यूट्रस नहीं बना, एब्सेंट हो गया यूट्रस या सही आउटफ्लो ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो इट कुड कॉज amenorrhea. ठीक है. फिर secondary amenorrhea can be caused from the scarring of the endometrium, especially Asherman syndrome. Asherman syndrome आगे हम पढ़ेंगे जब dilation and curettage करते हैं और आप scrape करते हैं endometrium को, तो अगर endometrium की जो basal layer है वो भी scrape हो जाए तो फिर मतलब उसकी जो regenerative capacity है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर amenorrhea हो जाता है. ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे. फिर इन्होंने ये एक टेबल बनाया हुआ है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट विद एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया. तो अभी जो सारी चीज़ें हैं हम ये आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये टेबल आई रेकमेंड कि हम जब ये सारे डिजीज़ हमने इनफैक्ट ये डिजीज़ हमने टच कर ली हैं, इट्स बेटर कि हम अभी देख लें इसको, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन को. इंफॉर्मेशन में क्या हम पूछते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री इंक्लूडिंग मेनार्की. ठीक है, तो हम उनसे ऑब्वियसली पूछेंगे कि आपकी माहवारी कब शुरू हुई और किस एज पे शुरू हुई और किस किस तरह आपको ये मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आप वो पूछेंगे किस वक्फे से आती है आपको और कितने दिनों तक आप ब्लीड करती हैं. ठीक है, अगर डिलेड या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी है तो यू कैन थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंजेनिटल malformation या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी such as Turner syndrome. फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में इट कुड बी ईदर ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया. अगर ओलिगोमेनोरिया है तो पीकॉस का सोचें. अच्छा, अब PCOS में क्या है कि एक तो ओलिगोमेनोरिया होगा, उसके अलावा द फीमेल विल हैव सम फीचर्स ऑफ हिर्सुटिज्म. ठीक है, शी कुड हैव एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, शी कुड हैव acne. फिर उसके अलावा they have weight gain which is very difficult to lose. ठीक है, एक weight gain ऐसा है कि it just came suddenly and it's just not going again. हालांकि वो diet भी करनी है, exercise भी करनी है. And then they also suffer with subfertility. ठीक है, यहाँ infertility भी लिखा हुआ है but we would say subfertility because ज़रूरी नहीं है. अगर ये condition manage भी हो जाए PCOS की तो it's very possible to conceive. ठीक है.
फिर सेकेंडरी एमेनोरिया की मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको पहले कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है उसमें हो जाता है. साइक्लिकल सिम्टम्स, cyclical pain without menstruation. So she's experiencing dysmenorrhea, which is pain during menstruation, except she does not have any bleeding. So it could either be a congenital malformation कि जो है formation ठीक नहीं है, तो जो bleeding है वो अंदर ही रह रही है, वो निकल नहीं पा रही है. Same with imperforate hymen. ठीक है, तो obviously the endometrial lining is increasing, but it's not able to be shed. तो वो अंदर ही मसला जो है वो grow हो ही जा रहा है. ठीक है. फिर हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म, पीसीओएस को हमने डिस्कस कर लिया. वेट में हमारे पास ड्रामेटिक वेट लॉस अगर है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमिक मैल फंक्शन, एंड इफ देयर इज डिफिकल्टी लूजिंग वेट इट कुड बी पीसीओएस. लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और स्ट्रेस हो सकता है. एक्सेसिव एक्सरसाइज का मैं आपको एक एक्चुअली यू नो व्हाट, विल डू सम सिनेरियोज एट द एंड जब हमने थोड़ा पढ़ लिया होगा ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आ जाए. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी सिस्टेमिक डिजीज हो तो उसमें हाइपोथैलेमिक मैल फंक्शन का सोच सकते हैं. फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आपने डीएनसी का पूछना है, इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस. अच्छा, अब ये हमारी सेटिंग में उनसे पूछते हैं कि आपकी पहले सफाई हुई हुई है, तो दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दैट मीन्स एंड इट मीन्स डीएनसी, तो आप उनसे इसी तरह पूछेंगे. ठीक है. फिर ड्रग हिस्ट्री में उनसे आप पूछते हैं. ड्रग हिस्ट्री में आई देयर सम नोट्स हियर. अच्छा, अब ऑब्वियसली हम लोग जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं गायनेकोलॉजी में, हम अपनी रीजन की लैंग्वेज में, तो फॉर हियर सराइकी एंड पंजाबी इज कॉमन. तो हम सुनहरी रंग के पत्ता जब बोलते हैं तो इट मीन्स दैट इट्स प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड स्पेसिफिकली नॉर्जेस्ट्रेल, क्योंकि उसकी गोल्डन टैबलेट्स होती हैं. ठीक है, तो इस तरह की फीमेल पेशेंट्स ने कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनको उस तरीके से ही समझ आती है. इफ यू आस्क देम आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, यू वोंट गेट एन आंसर. ठीक है, दैट इज नॉट द वे. फिर हेडेक में अगर ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो इट कुड बी पिट्यूटरी एडिनोमा. गैलेक्टोरिया अगर होना शुरू हो गया इट कुड बी अ प्रोलैक्टिनोमा. एंड अगर विजुअल डिस्टर्बेंस है अगेन इट कुड बी अ पिट्यूटरी एडिनोमा. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट पे आपको थोड़ी असेस करनी पड़ेंगी. ठीक है. Okay, let me just open my book and see कि मैंने किधर किधर marking की हुई है, because there are some things that we have to pay more attention to and some things that we can skip. ठीक है. Now let's just go right to PCOS. इन्होंने यहाँ management of amenorrhea दिया हुआ है टेबल में. Let's look at that. अगले पेज पे है table 3.3. Management of amenorrhea या oligomenorrhea. It could be because of low BMI. So some people whose weight is too less या फिर they lose weight very quickly, उनको ये issue हो सकता है, तो उनको आपने dietary advice and support देनी है. फिर अगर कोई hypothalamic lesions हैं तो obviously you have to refer them to surgery. हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया या प्रोलैक्टिनोमा के केस में आप डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हैं, केबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टीन, या फिर उसको सर्जरी की तरफ आप वो कर देंगे रेफर. प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं. अच्छा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आज ही ये वाला चैप्टर कवर कर लेंगे. पीसीओएस में आगे हम देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है. एशरमैन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट और सर्विकल स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट भी हम आगे किसी और दिन, प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर, हम कवर कर लेंगे. ठीक है. Let's just get to PCOS. But we know that 1 in 10 females suffer from this issue. ठीक है. एंड इवन इन 25% ऑफ नॉर्मल वुमेन आपको सिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाती हैं. ठीक है. तो हाउ डू वी से कि this is PCOS और this is just normal के ओवरी में ऐसे ही सिस्ट पड़ी है. उसके हमारे पास एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है फॉर डायग्नोसिस. ये पेज 44 के ऊपर है. पेशेंट मस्ट हैव 2 out of 3 फीचर्स. 2 out of 3 फीचर्स क्या हैं? पहला तो उनको एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया होगा. दूसरा क्लिनिकली या फिर बायोकेमिकली हाइपर एंड्रोजेनिज्म. ठीक है. तो इट यू नो दे हिर्सुटिज्म के फीचर्स होंगे. दे माइट हैव एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, दे विल हैव acne, they will have significant weight gain. ठीक है. Polycystic ovaries on ultrasound. अच्छा, ये जो अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस क्या है? यू हैव टू हैव 8 or more subcapsular follicular cysts less than 10 millimeter in diameter and increased ovarian stroma. दो चीजें थी. cysts होनी चाहिए कितनी?
8 or more subcapsular follicular cysts less than 10 millimeter on diameter. ठीक है, इसको हम एक necklace appearance of cyst कहते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर. ये बुक में शायद नहीं लिखा हुआ necklace appearance वाली बात. Increased ovarian stroma होगा साथ में. ठीक है, 3 चीजें हो गई थी, amenorrhea, oligomenorrhea, clinical और biochemical hyperandrogenism, polycystic ovaries on ultrasound. How would we see them? 2 things: 8 or more subcapsular follicular cysts less than 10 millimeters in diameter and increased ovarian stroma. इसको हम necklace appearance of cysts भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका क्लिनिकल इसका डायग्नोसिस का, नॉट क्लिनिकल, एक्सक्यूज मी, इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से फॉर श्योर. अब पीसीओएस में कुछ और चीजें क्या हैं जो हो रही होती हैं इसमें. देयर आर एलिवेटेड सीरम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल्स, एलएच लेवल्स ज्यादा होते हैं. ठीक है, और रेज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है. तो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज in females who have PCOS and also an increased risk of cardiovascular events. ठीक है, और ये सोचा जाता है कि this is probably because of a familial trend, so there's probably a genetic cause for this. क्लिनिकल फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और सब फर्टिलिटी, आई एम ग्लैड कि यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, सब फर्टिलिटी होती है अप टू 75% ऑफ वुमेन. एंड इफ यू कैन मैनेज इट इवन सिंपली विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आप इसको मैनेज कर लें तो देयर इज ऑब्वियसली अ गुड चांस ऑफ कंसीविंग. ठीक है, फिर ओबेसिटी हो सकती है in at least 40% of patients. Acanthosis nigricans, basically increased skin pigmentation होती है in axilla and other flexures, or even the female may be asymptomatic. ठीक है, फिर मैनेजमेंट हम क्या करते हैं. अच्छा, अब मैनेजमेंट में हमने ये देखना है कि जो फीमेल है उसकी एज क्या है, और उससे हमने पूछना है कि उसने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है कि नहीं. Does she desire contraception or not? If she desires contraception, then we will recommend her combined oral contraceptive pill. इससे menstruation भी उसकी regulate हो जाएगी और sex hormone binding globulin increase हो जाएगा, जिसके साथ जो है androgens bind हो जाएंगे और फिर उसके symptoms reduce हो जाएंगे. ठीक है, तो ideally we would want to give her combined oral contraceptive pill if she requires contraception. ठीक है, उसके अलावा you can use cyclical oral progesterone. ठीक है, फिर हम क्लोमिफीन यूज करते हैं. and now this is to induce ovulation where subfertility is an issue. So now we go to the other spectrum कि the woman she wants to conceive. ठीक है, she has not completed her family, she wants to conceive. तो हम उसको सबसे पहले lifestyle advice देते हैं कि she needs to make some dietary modifications. She needs to reduce her glucose or carbohydrate intake, or she needs to lose weight as well, और exercise करें. ठीक है, so that the risk of developing diabetes and cardiovascular disease is also reduced. लेकिन ये भी देखा गया according to research कि जब एक PCOS lady अपना weight जो है एक certain weight range के अंदर रखती है, if she tries to maintain her BMI as normal, उसके symptoms they disappear and everything starts to come back to normal. ठीक है, और aerobic exercise is also very important. तो उसने जब अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दिया, वेट रिडक्शन कर ली, एंड नाउ शी वांट्स टू कंसीव, तो एंड इफ शी इज हैविंग ट्रबल तो वी कैन गिव हर क्लोमिफीन. दिस इज टू इंड्यूस ओव्यूलेशन. ठीक है, फिर वी हैव अनदर प्रोसीजर इज कॉल्ड ओवेरियन ड्रिलिंग. इसमें हम ओवेरियन स्ट्रोमा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं and it prompts ovulatory cycles. So this is an extreme case. We don't usually do this. The treatment of hirsutism and androgenic symptoms. इसके लिए we have some creams, and we have eflornithine cream, excuse me, topically हम लगा सकते हैं, and we have cyproterone acetate. ये एक anti-androgen है. ठीक है, then we also give metformin. मैंने आपको already बताया था कि there is an increased risk of diabetes, तो उसके लिए we give metformin. फिर we can give GnRH analogs with low dose hormone replacement therapy. लेकिन ये extreme cases में है जब जो female है वो बाकी therapy से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो this is like the last resort. And then the absolute last resort is obviously surgical treatment such as laser or electrolysis. ठीक है, तो ideal treatment क्या है? If she wants to conceive, you give oral contraceptives.
sorry, if she doesn't want, if she doesn't want to conceive, you give oral contraceptives. If she wants to conceive, you give clomiphene. And both के अंदर आपने lifestyle advice तो देनी ही देनी है, ठीक है? Losing weight is it causes a big improvement in symptoms. ठीक है, तो this is it for PCOS. Next we have premenstrual syndrome. Uh, Premenstrual syndrome, I'm pretty sure most of you are already familiar with it because ये almost 60% females को होता है. It is the occurrence of cyclical, somatic, psychological, and emotional symptoms that occur in the luteal premenstrual phase of the menstrual cycle, and it resolves by the time menstruation ceases. ठीक है, तो just before you're about to start your periods, like maybe a few days before that, आपको ये symptoms आना शुरू हो जाएंगे, and they resolve. Most ladies के resolve कर जाते हैं as soon as their periods start, लेकिन कुछ लोगों के at the end of their period ये resolve करते हैं, ठीक है? And they are severe. It says in 60%, 3 to 60%, they're severe, causing disruption to everyday life, including interpersonal relationships. We've all been through it, ठीक है? We just know. कभी कोई लड़ाई करने का भी दिल जाता है, so it's completely normal. The precise etiology of PMS is unknown, ठीक है? Cyclical ovarian activity and the effects of estradiol and progesterone on certain neurotransmitters, including serotonin, appear to play a role, but they're not sure. फिर history and examination पे there's a bunch of symptoms, ठीक है? It could be bloating, weight gain, it could be nostalgia, abdominal cramps हो सकती हैं, fatigue, headache, depression, irritability. इसकी important चीज़ ये कि cyclical nature, ठीक है? तो the female will say कि whenever I'm about to get my periods तो मुझे ये symptoms शुरू हो जाते हैं और बाकी month में I'm completely fine, ठीक है? और इसके लिए हम फीमेल को एक चार्ट भी दे सकते हैं to fill up, so that she can fill up कि ये symptom मुझे इस दिन हुआ, just to track it, ठीक है? और अब इसके लिए apps वगैरह भी आई हैं, you can manage your condition very easily using the apps. इस पे page 45 पे this is a perfect flow chart of how to manage your PMS. Mild to moderate PMS के लिए हम encourage करते हैं healthier lifestyle, improved nutrition and regular exercise. So less fat, ठीक है? तो don't give in to your cravings, don't have those fries, or don't give in to your sugar cravings, ठीक है? Less fat, less sugar, less salt, less caffeine and less alcohol, ठीक है? All of these things you need to avoid. Frequent starchy meals लेना बेहतर है, preferably high in fiber. तो if you normally have 3 meals in a day, try to cut it to 6 meals in a day, और आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है? ताकि वो आपकी जो bloating वाला issue है वो थोड़ा minimal हो जाए. More fiber, more fruit, more vegetables, ठीक है? These are all things that you can use. अगर इससे भी सही नहीं हो रहा तो आप stress management के लिए you can do some relaxation exercises, you can do some deep breathing as well. यहाँ breathing techniques लिखी हुई है. You can meditate, आप yoga शुरू कर सकते हैं. उसके अलावा you might need some counseling and support. Now I think this is a very important factor. Your family, your friends, your professional counselor. I don't know what NAPS means, but family, friends, professional counselor, these are the people who you could talk to, ठीक है? बात करने से वैसे ही दिमाग ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक. फिर complementary therapies में हमारे पास क्या है? We have, these are all herbs by the way. तो ये herbs जो है हम orally ingest कर सकते हैं. इसकी doses हैं, ये है Vitex agnus castus. मैंने ये Google किया था just to see के just to see what they look like. Okay, someone who says NAPS is National Association for PMS. That's interesting. Wow. Yes, someone has raised their hand. आप पूछ सकते हैं मुझसे ना, chat के अंदर question पूछ सकते हैं. So you just need to remember that there are some herbs, Vitis agnus castus, red clover, St. John's wort, बहुत एक popular वो है, क्या कहते हैं, antidote or whatever for this, but ये इसके drug interactions काफ़ी ज़्यादा हैं, so you have to be careful. फिर vitamins and minerals दे सकते हैं. B6, they have seen कि B6, magnesium और calcium देने से symptoms में improvement आती है. तो these are 3 things you could recommend: B6, magnesium and calcium. अब इन सब से भी ठीक नहीं हो रहा, a moderate to severe PMS अगर है, तो there are 2 approaches, ठीक है? Keep losing the page.
There are two approaches over here. There's a physiological approach and there's a cycle suppression approach. ठीक है? Physiological approach में हम SSRIs दे देते हैं, which are antidepressants as you know. तो ये जो है हमने जो पहले देखा था कि सेरोटोनिन के साथ इंटरफेरेंस के साथ कोई मसला होता है, तो दे ट्राई टू फिक्स दैट एंड देन यू कैन गो फॉर CBT एज वेल. फिर साइकिल सेपरेशन में हम कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देंगे ताकि वो जो हो रहा था ऊपर नीचे हार्मोन्स जा रहे थे उसको हम कंट्रोल कर सकें. ठीक है? You can suppress the cycle with transdermal estradiol as well, and then there's also progestogenic opposition. ठीक है? अब कोई resistant PMS है या persistent progestogenic side effects हैं तो it says refer to gynecologist. Obviously, I mean will be the gynecologist. So हम लोग उसको GnRH analogs दे सकते हैं and add back hormone replacement therapy. But this is for extreme cases. You don't usually give this. And the absolute extreme is hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy plus estradiol, etc. ठीक है? So you can go for surgical removal of the organs that are causing the issue. But this is obviously if she's completed her family and if the symptoms are so extreme that she can't take it anymore and it's completely ruining her life. ठीक है? So ये flow chart is sufficient for us to understand how to manage PMS. और ये 46 page 46 पे भी यही सब कुछ लिखा हुआ है, all the same stuff, and it has been very appropriately summed up in this table. ठीक है? तो I think हमने काफी पढ़ लिया एक stretch में. We're just going to take a break for 10 minutes. And then we'll be back and हम लोग chapter number 4 करेंगे, disorders of menstrual bleeding. ठीक है ना? Let's start again. पेज नंबर 50 पे हम, और चैट में मुझे बता दें आवाज ठीक आ रही है. ऑल राइट, ठीक है. तो ये हम पर्पल बॉक्स देख रहे हैं, एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी फॉर कॉमन टाइप्स ऑफ abnormal uterine bleeding. ठीक है? तो abnormal uterine bleeding को heavy menstrual bleeding सबसे पहली टर्म है that we need to know. ठीक है? It just means excessive menstrual blood loss. Now what is excessive? More than 80 ml. Normal menstrual period के अंदर you get 80 ml of blood loss approximately, और उससे ज़्यादा होगा तो it will be termed as excessive menstrual blood loss. Then we have intermenstrual bleeding, bleeding between periods, और ये अक्सर देखा जाता है with endometrial and cervical polyps. ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. Endometriosis में भी ये देखा जाता है. Then we have postcoital bleeding, bleeding after sexual intercourse, or it's often associated with cervical abnormalities, especially CA cervix का इसके साथ बहुत बड़ा relation है. Then we have what was PMB? Bleeding for more than 1 year after cessation of periods. Postmenopausal bleeding. Postmenopausal bleeding was bleeding more than, अच्छा, menopause हम तब कहते हैं जब 1 साल हो गया हो since your last menstrual period. अब 1 साल हो गया है and you haven't had your periods and you've diagnosed yourself or the gynecologist has diagnosed you as menopausal, उसके बाद आपको bleeding हो रही है तो it's called postmenopausal bleeding. और ये endometrial कोई pathology हो सकती है, या vaginal atrophy हो सकती है. There's a lot of reasons for it, तो हम आगे भी देखेंगे किस किस वजह से होती है. Then we have bleeding of endometrial origin. This is a diagnosis of exclusion. इसको पहले हम dysfunctional uterine bleeding कहते थे. और it's basically, it's just haphazardly जो है वो bleeding हो रही है. There's no specific time period or there's no specific trend to it. बस कभी spotting हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी bleeding with clots हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, तो it's a big mess. ठीक है? तो this is bleeding of endometrial origin. और ये एक्सक्लूजन का डायग्नोसिस है जब आपने सारी दूसरी ऑप्शंस देख ली, फिर हम उसको डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कह सकते हैं. एंड द लेटेस्ट टर्म इज ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन. ठीक है? अच्छा, अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम पहले देख लेते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है? इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड लॉस ऑफ ग्रेटर देन 80 ml पर पीरियड इज नोन एज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग.
और इसमें जो है एनीमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लड लॉस. And the diagnosis is basically based on the patient's own perception of blood loss. अब 80 ml obviously कोई measure नहीं कर सकता, it's very difficult. तो patient को more than regular लग सकता है ये कि पहले her bleeding was fine, but now she thinks कि उसका pad ज़्यादा soak हो रहा है, तो she'll come and tell you exactly like that. ठीक है? Voice is gone. Can you still hear me? या फिर अभी voice का अभी तक issue हो रहा है? Okay. ठीक है. या फिर ये भी हो सकता है कि उसको शुरू से ही हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी और बट शी थिंक्स मे बी शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स एंड शी थिंक्स कि उसको ज्यादा हो रही है, तो नाउ यू नीड टू डिपेंड ऑन द फीमेल्स परसेप्शन. अब इटियोलॉजी क्या हो सकती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की? इट कुड बी हार्मोनल और स्ट्रक्चरल. ठीक है, और कॉमन कॉजेज आर लिस्टेड बिलो, बट आई रियली लाइक दिस निमोनिक palm coin. So I'm just going to write this on the screen. ये पेज नंबर 49 पे भी लिखा हुआ बाय द वे. सो PALM, ठीक है, एंड O, और कॉइन की बहुत अजीब स्पेलिंग है बिकॉज देयर इज एन E इन देयर. ठीक है, this. Now, what does P stand for? P stands for polyps, A for adenomyosis, L for leiomyoma, M for malignancy, then C. अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज पाम से. ठीक है, और ये हमारे पास आएंगी अनरिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इश्यूज, मतलब अदर इश्यूज सच एज कोएगुलोपैथी. ठीक है, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स ओ, ई से एंडोमेट्रियल कोई ओरिजिन की ब्लीडिंग. ठीक है, आई से आयाट्रोजेनिक. ठीक है, उससे उसके अलावा एन से नॉन क्लासिफाइड कॉजेज, और उसमें आगे दूसरे कुछ कॉजेज हैं जो हम देखेंगे. ठीक है, तो दिस इज द निमोनिक यू हैव टू नो. पी से पॉलिप्स, ए से एडेनोमायोसिस, एल से लेओमायोमा, एम से मेलिग्नेंसी, सी से कोएगुलोपैथी, ओ से ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, ई से एंडोमेट्रियल ओरिजिन, आई से आयाट्रोजेनिक कॉज, एंड एन से वी हैव नॉट क्लासिफाइड. उसमें दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे आईयूडीज हैं, या कोई ड्रग थेरेपी हो रही है जैसे वार्फरिन की थेरेपी हम दे रहे हैं, या थायराइड डिजीज. ठीक है, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों इज एन इशू फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो थायराइड फंक्शन टेस्ट हर फीमेल का जो भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आती है या एमेनोरिया के साथ भी आती है, तो उसका हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं. ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है. सबसे कॉमन एटियोलॉजी पेज 50 पे लिखा हुआ है. सबसे कॉमन एटियोलॉजी फाइब्रॉइड्स की है, सॉरी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है फाइब्रॉइड्स. ठीक है, देन वी हैव एडेनोमायोसिस एंड पॉलिप्स, coagulation disorders such as von Willebrand disease. It could be pelvic inflammatory disease, thyroid disease, drug therapy, IUD कोई रहेगी अंदर, और endometrial या cervical carcinoma. ठीक है, अच्छा. अगर इन सब को आपने चेक किया कि ये है कि नहीं, और अगर इनमें से कोई भी कॉज नहीं मिलता, तो देन वी कैन गो टू द डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, जिसको हम डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कह सकते हैं. इसमें फिर वो अस्यूम करते हैं कि इशू क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन का इशू है. ठीक है, या फिर देयर कुड बी एबनॉर्मैलिटीज ऑफ एंडोमेट्रियल वैस्कुलर डेवलपमेंट, दे आर नॉट श्योर. लेकिन देयर इज डेफिनेटली सम प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज जब हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर हम एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं तो उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं. ठीक है, इसके आगे हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे. अब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपने क्या देखना है? आपने ये सिम्टम्स हैं टेबल 4.1 पे. दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट. क्लियर माय ड्राइंग्स, move to the next page. ठीक है, दिस इज द टेबल 4.1. ठीक है, फिर हमने उनसे उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है. उसमें ब्लीडिंग रेगुलर है या इरेगुलर है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पूछना है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का पूछना है. नाउ दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आस्क. और हिस्ट्री लेते वक्त इसमें बहुत इशू होता है बिकॉज यू कांट जस्ट से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग and then they'll just tell you, oh yeah, matlab, this is what I have. You have to obviously speak in their language, और कुछ चीज़ों में terminology different होती है.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस फीमेल का हिस्ट्री ले रही हैं उसके साथ जो अटेंडेंट है वो उसकी सास, नंद या अम्मी नहीं है। इन 3 केसेस में वो आपको कुछ भी नहीं बताएगी, नॉट प्रॉपरली एटलीस्ट, स्पेशली इफ पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग इज द क्वेश्चन, यू विल नेवर फाइंड आउट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट, you have to ask her attendant के आप इनकी क्या लगती हैं, and if she's either सास, नंद या अम्मी, you have to distract them. You have to be like, oh आप please वो फलानी चीज ले आएंगी या उन फलानी डॉक्टर को बुला लाएंगी, and then after they leave then you have to quickly ask these questions. ठीक है। आप पूछ सकते हैं आपको माहवारी कब शुरू हुई और आपका जो ब्लीडिंग है वो कितने दिनों तक होती है, ठीक है, और आपके कितने पैड्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा फिर आप उनसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के माहवारी जब आती है उसके अलावा आपको ब्लीडिंग होती है, फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग इज अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन बट यू हैव टू आस्क इट। तो आप इस तरह शुरू कर सकते हैं कि देखें आप माइंड ना कीजिएगा, आप बुरा ना मनाइएगा, कुछ सवाल हमने पूछने होते हैं, ठीक है, आप बुरा ना मनाइए, कुछ सवाल हमने पूछने होते हैं। इसमें जब आप अपने शोहर के साथ होती हैं तो उसके दौरान या उसके बाद कुछ होता तो नहीं है। डोंट से कि आपको खून तो नहीं आता या कोई दर्द तो नहीं होता, डोंट लाइक गिव हर द आंसर, ठीक है, लेट हर एक्सप्लेन। तो देन शी विल टेल यू कि यस उस दौरान ब्लीडिंग होती है, उसके बाद होती है, या फिर उस दौरान दर्द होता है उसके बाद होता है, ठीक है। तो दिस इज द वे यू हैव टू आस्क, और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली जब आप मेल एज अ मेल जब आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर यू हैव योर फीमेल कॉलीग विद यू। even if you're a female, it's recommended to have one other female colleague with you because this is something that's very sensitive, ठीक है। फिर एक्सेसिव ब्रूजिंग या ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स का आपने पूछना है, हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्सेसिव पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग या कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन के साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग, फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। फिर अब अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज का आप अगर हिस्ट्री पूछें तो इट कुड प्रॉब्ली बी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। फिर यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल मास हो सकता है, एब्डोमिनल फुलनेस हो सकती है, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम फाइब्रोइड्स, इट कुड बी दिस कुड बी द कॉज ऑफ दिस। फिर एनी चेंज इन वेट, स्किन चेंजेस, फटीग वगैरह, इट कुड बी थायराइड डिजीज। Okay, somebody has asked anticoagulant prevent coagulation and in excess can cause bleeding. Sorry Shaista, I don't understand. खुद ही जवाब दे दिया, anticoagulant prevents coagulation and in excess can cause bleeding. Yes, मतलब वॉर्फरिन वाली बात पे आप बता रही है ना, या जो जिनको हम वॉर्फरिन से मैनेज करते हैं, हमने उनका INR जो है एक सर्टेन लेवल पे मैनेज करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सही से उनकी ट्रीटमेंट मैनेज नहीं हो रही होती, डोजेज उसको जो है रीएडजस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन वो रीएडजस्टमेंट होती नहीं है, तो उस केस में फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, एंड ऑब्वियसली देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स एज वेल, तो इट द डोज नीड्स टू बी एडजस्टेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना। तो ठीक है, दिस इज द बेसिक चीज़ जो हमारे पास इसमें लिखी हुई थी टेक्स्ट के अंदर भी। तो हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, हमने कराना है फुल ब्लड काउंट, ठीक है, एंड सीरम फेरेटिन इज नॉट नीडेड अनलेस इंडिकेटेड, ठीक है। फुल ब्लड काउंट कराना है, इसके ऊपर आपको एनीमिया वगैरह का पता चल जाएगा। आपने कोएगुलेशन स्क्रीन करानी है, ठीक है, इफ शी हैज heavy menstrual bleeding since menarche or family history of coagulation defects। फिर pelvic ultrasound scan कराना है, डिपेंडिंग ऑन उसको प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, तो आपने फाइब्रोइड देखना है उस केस में, ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल या हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी अगर आपको हिस्ट्री से लग रही है कि है। फिर you can take high vaginal and endocervical swabs. This is in case if you think she has pelvic inflammatory disease. Then endometrial biopsy should be considered if risk factors are there, such as age over 45 है, उसके अलावा if her endometrial thickness on transvaginal ultrasound is more than 4 millimeters. ये हम आगे पढ़ेंगे endometriosis and all of that, तो तब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसका diagnosis कैसे होता है। Then obviously I already told you thyroid function tests are very important, you have to do them. You can do an outpatient hysteroscopy with guided biopsy अगर endometrial biopsy attempt fails, अगर sample insufficient हो उसका, अगर transvaginal ultrasound पे inconclusive results आए, ठीक है, या कोई abnormality मिल जाए उसके ऊपर
जिसकी ट्रीटमेंट उसी वक्त हो सकती है आउट पेशेंट सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हिस्टेरोस्कोपी इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे कैसे होती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दिस फॉर नाउ, वरना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी और फिर समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे वी आर गोइंग टू गो राइट टू द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में ऑब्वियसली यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस इनिशियली। पहले तो आप उसकी ब्लीडिंग के हिसाब से आप उसको रीअश्योर करेंगे कि इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल और उसके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आप उसको रीअश्योर करेंगे दिस इज़ नॉर्मल ब्लीडिंग, और फीमेल्स में बहुत वेरिएशन होती है तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, तो वो रीअश्योर हो जाएगी। अगर उसकी कोई abnormality आ जाती है तो ऑब्वियसली आप जो कॉज है उसको आपने ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड्स हैं तो उनको आपने रिमूव करना है, या कोई और जो भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है आपने उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स देने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉज रिलेटेड आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उसके अलावा आपने पेशेंट से उसकी प्रेफरेंस पूछनी है। प्रेफरेंस में मेनली हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव रिक्वायरमेंट्स ही आ जाती हैं कि फैमिली डज शी वांट कॉन्ट्रासेप्शन और डज शी नॉट वांट कॉन्ट्रासेप्शन। फिर आपने हर ऑप्शन के रिस्क और बेनिफिट्स उसको बताने हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने ज़रूर चेक करनी है, बिकॉज कभी कोई ऐसा होता है कि मेडिकल थेरेपी को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, मे बी शी हैज़ हैड अ ड्रग रिएक्शन बिफोर, तो यू नीड टू नो अबाउट दैट। और फिर कोई प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री हो यूट्रस की। ठीक है, स्पेशली डीएनसी की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है हमारी सेटिंग में। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ये टेबल, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर इसकी वो बनी हुई है, समरी है। तो मैं ये टेक्स्ट के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल और हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी शुड बी मेडिकल। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें हमने रूल आउट कर दी। उसको फाइब्रॉइड्स भी नहीं थे, उसको पॉलिप्स भी नहीं थे, उसको कोएगुलेशन डिफेक्ट भी नहीं था, ऑल ऑफ दैट वी हैव रूल्ड आउट। ठीक है, और फिर हमने उसकी ट्रीट करनी है बिकॉज हर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मे बी इज कॉजिंग एनीमिया और मे बी इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले इफ शी रिक्वायर्स कॉन्ट्रासेप्शन तो वी विल गो फॉर लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जो ये LNG-IUS लिखा हुआ है, इसको हम माइलिना भी कहते हैं। लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसको हम डिटेल में कॉन्ट्रासेप्टिव के चैप्टर में देखेंगे। तो इसकी जो है लॉन्ग टर्म यूज आप कर सकते हैं, ये 12 मंथ्स के लिए इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। Mean reduction in blood loss of around 95% are achieved by 1 year after the insertion of Mirena. ठीक है, और ये कंसिडर करना चाहिए इन majority of women before surgical treatment especially. ठीक है, और उसके अलावा those women who do wish to conceive, हम उनके अंदर क्या देते हैं, ट्रानेक्सामिक एसिड। वो एक एंटी फाइब्रिनोलिटिक है और ये ड्यूस करती है ब्लड लॉस बाय 50%। उसके अलावा आप ये मेफेनामिक एसिड भी दे सकते हैं, ये कॉक्स इनहिबिटर है, इट इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ कॉक्स इनहिबिटर या इसके बाद किसी स्टेप के अंदर ये इनहिबिट करती है, बट ऑल दोज एनसेड्स एक्सेप्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन नहीं देनी है आपने, एस्पिरिन से ब्लीडिंग ज़्यादा ख़राब होगी बिकॉज उसका एक इरिवर्सिबल इफेक्ट भी होता है एंटीप्लेटलेट। तो एस्पिरिन नहीं देनी, लेकिन दूसरे एनसेड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आइब्यूप्रोफेन वगैरह। तो इसमें मेफेनामिक एसिड है और ये बहुत अच्छी इसकी ट्रीटमेंट है, इट रिड्यूस ब्लड लॉस बाय 30%। फिर इन्होंने ये कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव की ऑप्शन भी दी हुई है। ये ऑब्वियसली इफ द वुमन डज नॉट वांट टू कंसीव, तो उसके अंदर if she does not wish to take Mirena, then you can give her oral contraceptives. Then again, norethistone can be given, or absolute last indication, not indication, the absolute last resort would be gonadotropin releasing hormone. लेकिन ये हम chronically नहीं use कर सकते, मतलब we can't just give it to her forever, because इससे pituitary जब stop हो जाएगा तो estrogen की production रुक जाएगी। ठीक है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन रुकेगी तो मतलब वो जो सारे हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट के मसले थे जो आगे हम मेनोपॉज में भी पढ़ेंगे, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल ऑफ दैट, वो होना शुरू हो जाएगा, which causes significant morbidity. तो हम ये प्री ऑपरेटिवली यूजली यूज करते हैं टू श्रिंक फाइब्रॉइड्स और टू कॉज एंडोमेट्रियल सप्रेशन, मतलब सो दैट हिस्टेरोस्कोपी के ऊपर विजुअलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये हम लॉन्ग टर्म नहीं देते gonadotropin releasing hormone agonists. अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये agonists जो हैं they are supposed to accentuate the effect of GnRH. तो
या नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे इनिशियली जब आप देंगे तो इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, फिर एज यू कीप गिविंग इट तो उसके जो है रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और उसका इफेक्ट जो है वो जाना का मतलब चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक भी होती है, ठीक है। फिर एट द एंड सर्जिकल अगेन दे हैव सेड कि हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे, तो हम चैप्टर नंबर 17 में इसको डिस्कस करेंगे मेजर स्टफ। इसकी बस मैं आपको नेम्स बता देती हूँ। आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, आप अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, मायोमेक्टमी कर सकते हैं, ये हम फाइब्रॉइड में करते हैं। फिर ट्रांस सर्विकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड, अगेन इट्स फॉर फाइब्रॉइड। फिर हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। ये सब हम जब सर्जिकल सारी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज देखेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर नाउ इसके लिए आप ये नेम्स याद रखें, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। Now, some females they may present with acute heavy menstrual bleeding to the extent के उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया that they are going into hypovolemia। तो उस केस में you need to know the management। ये पेज नंबर 54 के ऊपर है। First you will admit the patient। आप उसका जो है उसको सबसे पहले इन्होंने हालांकि पेल्विक एग्जाम लिखा हुआ है, आपने एडमिट करके पहले तो उसको जो है स्टेबलाइज करना है, ठीक है। उसके अगर कुछ वाइटल्स ऊपर नीचे हुए तो उसको आपने सेट करना है। जब उसको स्टेबलाइज कर लेंगे फिर उसके बाद आप आराम से आप पेल्विक एग्जामिनेशन करें, आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेजें, फुल ब्लड काउंट, कोएगुलोपैथी स्क्रीन। फिर आईवी एक्सेस रिससिटेशन, ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है। ये आपने पहले उनको कर देना है। फिर ट्रानेक्सामिक एसिड ओरल या फिर आईवी देते हैं। ट्रानेक्सामिक एसिड ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक एंटी फाइब्रिनोलिटिक है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ब्लीडिंग 50% कम कर देती है। फिर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, इससे आपको सर्विकल जो है थिकनेस का पता चलेगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस का भी पता चलेगा, यूट्रस की कंडीशन का पता चलेगा, ठीक है। हाई डोज प्रोजेस्टेजेंस टू अरेस्ट ब्लीडिंग, अगर ट्रानेक्सामिक एसिड से काम नहीं चल रहा तो आप हाई डोज प्रोजेस्टेजेंस देंगे। अगर प्रोजेस्टेजेंस से भी नहीं चल रहा तो फिर GnRH दे सकते हैं। एंड फिर लॉन्गर टर्म प्लान तब आप करेंगे जब उसका डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट क्या थी, आपने पेशेंट को एडमिट किया, आपने उसको स्टेबलाइज किया, आपने पेल्विक एग्जामिनेशन किया एंड यू टुक द रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, फुल ब्लड काउंट, कोएगुलोपैथी स्क्रीन। फिर to control the bleeding, you gave tranexamic acid, oral या IV. If that didn't work, high dose progestogens. If that didn't work, GnRH. उसके अलावा we do transvaginal ultrasound and to get to a diagnosis. And when the diagnosis has been confirmed, फिर आप longer term plan बना सकते हैं। All right. We've completed heavy menstrual bleeding और dysmenorrhea का थोड़ा सा रहता है, but because dysmenorrhea is an important topic, हम 5 minutes की अभी break लेंगे, ठीक है। So just absorb it. All right, awesome. ठीक है, let's get into dysmenorrhea. ठीक है, dysmenorrhea is defined as painful menstruation. This is experienced by 45 to 95% of women in reproductive age. It's like the most common thing ever. ठीक है, and people think it improves after childbirth, लेकिन maybe for some people it does, for some people it doesn't. ठीक है, and secondary dysmenorrhea describes painful periods that have developed over time and usually have a secondary cause. Now, what is the etiology of secondary dysmenorrhea? It could be an endometriosis or adenomyosis. It could be pelvic inflammatory disease or cervical stenosis and hematometra. Hematometra just means that there's collection or retention of blood in the uterus. It could be, जैसे पहले मैंने बताया, imperforate hymen के केस में हो सकता है, या ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, कोई मलेरियन डिफेक्ट्स हैं, प्रॉपर वो नहीं बना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे हम क्या पूछेंगे, फॉर मोस्ट पेशेंट्स, यहाँ सम लिखा, बट फॉर मोस्ट पेशेंट्स द पेन यू हैव टू रीअश्योर दैट दिस इज नॉर्मल, और इतनी ही रीअश्योरेंस उसको हेल्प करेगी, ठीक है। बट फॉर सम इट माइट बी कि उसकी वजह से वो अपने की इवेंट्स मिस कर रहे हैं, वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रहे हैं, या उनकी कोई आगे एग्जामिनेशंस या हॉलीडेज आ रहे हैं, यू नो दे नॉट एबल टू मतलब
ओवरकम दैट पेन, ठीक है। तो सिवियरिटी ऑफ पेन कुछ चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं। ये हम उससे पूछेंगे, डू यू नीड टू टेक पेन किलर्स फॉर दिस पेन एंड विच टैबलेट्स हेल्प, ठीक है। पेन किलर्स का मतलब है शी हैज़ मॉडरेट पेन एंड इफ शी इज टेकिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ लाइक द डोज ऑफ द पेन किलर दैट शी इज टेकिंग, कितनी टैबलेट्स खाने से आपकी पेन जाती है, एंड इट मे बी कि वो टैबलेट्स लेती है और उसके बावजूद भी उसकी पेन नहीं जाती, ठीक है। And have you needed to take any time off work and school due to pain? ये एक random statistic, I remember reading it somewhere कि approximately जो 5% females they miss all 5 or 7 days of the periods due to period pain. ठीक है, तो ये dysmenorrhea is quite significant in that sense. Primary dysmenorrhea is associated with flushing and nausea और ये prostaglandin related हो सकता है, ठीक है। or they said it's important to distinguish between menstrual pain that precedes the period, जो precede करती period, it could be endometriosis, and pain that occurs only during bleeding, ठीक है। फिर secondary dysmenorrhea may be associated with dyspareunia or abnormal uterine bleeding, which may point towards pathological diagnosis. So these are all the things that you have to examine, ठीक है। फिर ये दरअसल ये जो एग्जामिनेशन है डिस्मेनोरिया की, बिकॉज इसकी कॉजेज इतनी ज़्यादा डाइवर्स हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। एब्डोमिनल एंड pelvic एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑल एक्सेप्ट ऑन एडोलेसेंस, और एंडोमेट्रियोसिस के साइंस है pelvic mass, और अगर फिक्स्ड यूट्रस है तो एडिजन्स प्रेजेंट हैं। अगर एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स हैं तो दे विल बी पैल्पेबल इन द पाउच ऑफ डगलस। अगर इनलार्ज यूट्रस है तो वो फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अगर abnormal discharge है and tenderness है तो it could be pelvic inflammatory disease. Now don't worry if you can't remember all these things, क्योंकि हम इन disease को separately भी देखेंगे आगे, so हम इनके साथ इनकी specific जो है examination को discuss करेंगे, तो it's okay if you can't remember it. Red flags क्या हैं in the expression of dysmenorrhea? Include an abnormal cervix on examination, ठीक है, persistent postcoital or intermenstrual bleeding, और ये endometrial या cervical carcinoma especially को represent करता है, ठीक है। अब investigations में हम क्या लेते हैं, हम high vaginal या endocervical swabs लेते हैं, this is primarily for pelvic inflammatory disease. Then we can do a transvaginal ultrasound, इससे हमें endometriosis का पता चल जाता है, adenomyosis वगैरह का, enlarged uterus हो, cervical thickness हो, सब पता चल जाएगा इस पे, ठीक है। फिर हम उसके अलावा हम कर सकते हैं diagnostic laparoscopy, और ये अगर हमें secondary dysmenorrhea मतलब हमें transvaginal ultrasound पे कोई finding मिली, उसके बाद हमने laparoscopy, diagnostic laparoscopy करी, ठीक है। फिर उसके बाद then it just goes on to say that laparoscopy for primary dysmenorrhea should not usually be performed. तो because हम लोग, मैंने already कहा है कि जो सारे secondary causes हैं ये हम आगे separately as disease भी देखेंगे, तो we're not going to look at it just yet. अब मैनेजमेंट क्या है प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में इन्होंने सबसे ऊपर एनसेड लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले असल में है वो यू कैन रीअश्योर हर, ठीक है। फॉर मोस्ट पीपल रीअश्योरेंस इज सफिशिएंट कि ये पीरियड के साथ पेन होना है परफेक्टली नॉर्मल एक्सेट्रा। फिर आप पहले फिर देते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। ये इन्होंने इस पेज के 55 की ये पॉइंट लिखा हुआ है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें आप उसको लो फैट डाइट सजेस्ट करेंगे या फॉर सम पीपल वेजिटेरियन डाइट कुड हेल्प। उसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेस रेकमेंड कर सकते हैं which improve blood flow to the pelvis. So light exercise when you're about to get periods really helps with it. फिर हीट दे सकते हैं। हीट इस तरह के you get your those hot water bottles और आप उसमें गर्म पानी डाल के रख लें wherever you have pain, and it's actually they say it's old fashioned but it's actually really effective to the extent कि इसके benefits may be comparable to giving NSAIDs. तो आप drugs लिए बगैर जो है आप वही effect heat के साथ achieve कर सकते हैं। Then if you can't control it, then you give NSAIDs. NSAIDs में we have naproxen, ibuprofen, and you can give mefenamic acid, but don't give aspirin. तो आप यहाँ पे अपनी बुक में लिख दें not aspirin, ठीक है, it's not recommended. फिर उसके बाद if the female does not wish to conceive, so there's an easy way out. You can give her hormonal contraceptives, and combined oral contraceptives are the most recommended ones. उसके अलावा आप progestogens भी दे सकते हैं. Then we have Mirena over here, levonorgestrel intrauterine system.
ये भी बेनिफिशियल है फॉर डिस्मेनोरिया, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बिफोर ए लैप्रोस्कोपी, क्योंकि ये एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है. देन दे हैव रिटन कि अगर कोई आपको सेकेंडरी कॉज मिल गया है तो उसके लिए आपने सिर्फ उस सेकेंडरी कॉज की ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग एंड पेन को कम करने के लिए GnRH एनालॉग्स देने हैं, और फिर उसके बाद आप हिस्टेरेक्टमी की तरफ, एक सेकेंड, आई गॉट दैट रॉन्ग. आपने पहले आपने हिस्टेरेक्टमी करने से पहले आपने GnRH एनालॉग्स देने हैं, ठीक है, कोई सेकेंडरी कॉज मिलने पे. अगर GnRH एनालॉग से कंडीशन इंप्रूव हो रही है, इट मींस कि हिस्टेरेक्टमी से ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो आप हिस्टेरेक्टमी की तरफ जा सकते हैं. अगर GnRH एनालॉग से भी नहीं सही हो रहा, इसका मतलब है कि हिस्टेरेक्टमी करने से भी उसकी वो कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है. और GnRH एनालॉग्स हमें ऑलरेडी पता है हम लॉन्ग टर्म नहीं देते, क्योंकि हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारे इसके रिस्क आगे हम मेनोपॉज के अंदर पढ़ेंगे. फिर द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, और ऑब्वियसली कोई सेकेंडरी कॉज हो तो उसमें हम सर्जरी करते हैं. प्राइमरी का मेन यही है कि आप उसको सबसे पहले रीअश्योर करें, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएं, एक्सरसाइज के बारे में बताएं, डाइट के बारे में, हीट रेकमेंड करें, और हीट से भी नहीं हो रहा तो उसको आप NSAIDs रेकमेंड कर दें, ठीक है. उसके अलावा यू कैन, इफ शी डजंट वांट टू कंसीव, आप उसको कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव रेकमेंड कर सकते हैं, आप उसको प्रोजेस्टेजेंस रेकमेंड कर सकते हैं, उसको माइलिना दे सकते हैं, एंड देन फिर सेकेंडरी कॉजेज की अपनी अपनी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होती है, ठीक है. तो दीज वर सम थिंग्स. अच्छा, just before starting menopause, we're just going to look at some random scenarios, और ये मैंने अपने दिमाग में बनाए थे जब मैं पढ़ रही थी, तो they may be subject to some errors. So I'm just going to, I want you guys to guess the probable diagnosis on all of these, और आप chat में मुझे भेजें, ठीक है. An 18-year-old female presents to you with amenorrhea, with no periods. Now, you shouldn't call it amenorrhea if it's 6 months से ज़्यादा हो तो फिर amenorrhea. Okay, 2 months से उसको जो है वो periods नहीं आए. She's 18-year-old. Excuse me. It's okay. ठीक है. 18-year-old, periods नहीं आए 2 months से. She loves to participate in marathons. The last one she ran was a week ago, and it was 5 kilometers. She is not sexually active. Her period started when she was 14 years of age. Uska cycle hai 28/7. What is the most probable diagnosis? Someone has already answered before I finished it. Acha. Okay. ठीक है. What else could it be? Probable तो आ गया. It could be her excessive exercise. But can you rule out other causes? It's not amenorrhea just yet. ठीक है. It's probably oligomenorrhea, because अभी 6 महीने नहीं हुए, 2 महीने हुए हैं. Yeah. And could she be pregnant? No, she's not sexually active. Would you still get a pregnancy test? Yes, you would. You'd still get a pregnancy test. Why would you still get a pregnancy test? She's lying. Yes. If you're 18 and if you're sexually active, you could be lying. ठीक है? So you would still get a pregnancy test. अच्छा. First आपने सोच लिया it could be exercise induced. फिर आपने सोच लिया oh maybe she's pregnant. What else could it be? Somebody has said you could do check endometrial thickness. Yes, you could. It could be PCOS, it could be a tumor, it may be an endometrial disorder. ठीक है, फिर आपके दूसरे causes आ जाते हैं. It could be any other cause as well.
फिर उसके लिए आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे हम क्या करते हैं? हॉर्मोन्स पहले कराना, मतलब अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं, बट इफ शी इज 18 एंड इफ शी इज एक्चुअली नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो कौन सा आप उसके ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे, कौन सा एग्जामिनेशन नहीं करेंगे? एग्जैक्टली, ठीक है, आप परवेजाइनल कोई एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। इट कुड बी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर सकते, और यू कांट डू वो जो स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, फिर आप फर्दर हिस्ट्री उसकी लेंगे। आपने पूछा कि उसके एग्जाम आ रहे हैं कि नहीं, क्या पता उसके अगले हफ्ते पेपर हो, दैट कुड आल्सो बी अ कॉज, ठीक है। तो यू हैव टू टेक फर्दर हिस्ट्री या स्ट्रेस। ऑलराइट, नाउ लेट मी थिंक। A female 45 years of age, 45 years of age, presents to you with history of dyspareunia, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, and heavy menstrual bleeding as well, ठीक है। she complains of weight loss, significant weight loss, and she always has a headache and she feels weak. CS cervix, very good. CS cervix, yeah. अगर किसी को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, ये सब कुछ है, तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली CS cervix, ठीक है। इट कुड बी एंडोमेट्रियोसिस, फिर वो आगे हम चेक करेंगे। यस, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग अकर इन CS cervix, ठीक है। डोंट वरी, हम आगे मैलिग्नेंसी डिस्कस करेंगे, तो अगर किसी को नहीं आ रहा तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, I had another scenario in my mind. मुझे लिख लेना चाहिए था। Female presents to you, 23 years of age. Her BMI is more than 35. She says that she has excessive hair on her face, and she's also taking treatment for acne. She now presents with no regular periods, and she's worried about it. So how would you manage this case? हाँ, अब मैनेजमेंट पे आएगी कि पीसीओएस, तो मैंने जैसे बीएमआई मोर देन 35 के, तो पीसीओएस आना शुरू हो गया, ठीक है। हाउ वुड यू मैनेज दिस केस? हाँ जी, लाइफस्टाइल चेंजेस पहले कहेंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, फिर हाँ, या ठीक है, इसको ना आप सिस्टमैटिकली लेके चलें। सबसे पहले आपके पास ये आई है, प्रॉबेबल डायग्नोसिस आपका हो गया है, आपने करना है कंफर्म डायग्नोसिस। 3 हमारे पास चीजें थी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। एक था कि उसको कंफर्म ओलिगोमेनोरिया होना चाहिए, उसकी क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपरएंड्रोजेनिज्म होना चाहिए, तो या फिर पीसीओएस होना चाहिए, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड। तो क्या पता क्वेश्चन स्टेम में इनमें से 2 या तीनों चीजें मेंशन कर दी हो, जैसे अब मेंशन किया, तो आप लिख देंगे कंफर्म डायग्नोसिस। जब कंफर्म हो जाए, फिर आपने मैनेजमेंट में क्या करना है, आपने पहले उसको लाइफस्टाइल एडवाइस देनी है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन। फिर आपने देखना है कि does she want to conceive or not. If she wants to conceive, you will give her contraceptives. I always mess this up. If she doesn't want to conceive, you will give her contraceptives. If she does want to conceive, तो फिर आप उसको clomiphene दे सकते हैं to induce ovulation, ठीक है। तो these are some basic things. फिर उसके अलावा there's other treatments, जैसे एंटी एंड्रोजेनिक जो क्रीम्स हैं, फिर मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, फिर एट द एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लेजर या इलेक्ट्रोलिसिस, ओवेरियन ड्रिलिंग है, एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, तो आई थिंक दिस वाज इनफ ऑफ अ ट्रिविया फॉर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब हम मेनोपॉज जो है चैप्टर 8 में है, उसकी तरफ हम जाते हैं। Right.
अच्छा, now these are some terms that you have to know for menopause. ये page number 105 पे हैं हम, descriptive terms for menopause. Menopause definition में है, menopause is defined as the woman's final menstrual period, and the accepted confirmation of this is made retrospectively after 1 year of amenorrhea. So 1 year of no menstrual periods is menopause, is termed as menopause. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि LMP means last menstrual period. Perimenopause कब कहते हैं? The time of life from the onset of ovarian dysfunction until 1 year after the last period. ठीक है, इसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं. फिर पोस्ट मेनोपॉज है, 1 year हो चुका है, they didn't have any periods, and after that उसके पीरियड को पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं. और ये चेंज बहुत colloquial, I don't think we need to know the definition of this. फिर फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज पेज नंबर 106 पे आ गया. टाइमिंग ऑफ मेनोपॉज क्या है? मीडियन एज 51 and 42 years है, और 45 and 55 years इज कंसिडर्ड कि इन 10 सालों में 45 years से 55 years तक 95% लेडीज दे अटेन मेनोपॉज. एंडोक्राइन चेंजेस क्या होते हैं? देयर इज डिप्लीशन ऑफ ओवोसाइट्स फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल थिंग. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन वो मेंटेन हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हॉर्मोन्स, उसका थोड़ा सा डिसफंक्शन हो जाता है. इन्होंने लिखा हुआ है कि द हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्सेट्रा ये इन्वॉल्व होते हैं. तो ये टेबल 8.1 है नेक्स्ट पेज के ऊपर. जो ये जो चेंजेस है मेनोपॉज में, ये इन हार्मोन से एक्सप्लेन हो सकती हैं, और यही हमने जो है वो याद करनी है. ठीक है, तो पहले क्या होता है कि इनहिबिन इधर लिखा हुआ है, इनहिबिन बी जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकल्स विद इन द ओवरी. ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स दे गेट लेस, तो जो प्रोडक्शन है इनहिबिन की वो कम हो जाती है. ठीक है, वो जब कम हो गई तो जो हमारे पास जो एक नेगेटिव फीडबैक जा रहा था इनहिबिन से, वो रुक गया. तो जो GnRH जो है वो नॉर्मली किस तरह रिलीज होती है? वो एक पल्सटाइल फैशन में रिलीज होती है. वो कंटिन्यूसली नहीं रिलीज हो रहा होता, वो थोड़ा सा रिलीज होता है फिर रुक जाता है. तो इट बेसिकली टू मेक श्योर कि जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज ना हो जाएं. तो वैसे भी नॉर्मली एक पल्सटाइल फैशन में रिलीज होता है. तो लेकिन जब ये नेगेटिव फीडबैक खत्म हो गया तो इसकी पल्सटिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, पेरीमेनोपॉजल पीरियड में इसकी पल्सटिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द LH and FSH, ताकि LH and FSH जाए और जो फॉलिकल्स हैं उसको लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है तो फॉलिकल्स ज्यादा जो हैं वो रिलीज हों. ठीक है, बट असल में वहां पे कुछ बचा ही नहीं है रिलीज होने के लिए. तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन डिक्लाइन कर जाएगा. प्रोजेस्टेरॉन में भी देयर आर मॉडरेट फॉल्स, बट मतलब नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन में ज्यादा डिक्लाइन होता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. फॉलिकल्स खत्म हो रहे हैं, इनहिबिन जो फॉलिकल्स से बन रहा था वो खत्म हो रहा है. ठीक है, उसने फीडबैक देना था GnRH को, वो उसको नहीं मिला. उसने अपनी पल्सिटिलिटी इंक्रीज कर ली इन एन अटेम्प्ट टू रिलीज मोर LH and FSH, और वो इंक्रीज हो जाएंगे टू ट्राई टू गेट मोर फॉलिकल्स. लेकिन फॉलिकल्स बचे ही नहीं है, तो क्या होगा? एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक वे टू अंडरस्टैंड दिस. तो इसकी हमने ये याद करने कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है. अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हमने कहा कि 45 to 55 years of age के ऊपर नॉर्मल मेनोपॉज हो रहा है. कुछ फीमेल्स का लेस देन 40 years of age के ऊपर ही ये सारी चेंजेस, मेनोपॉजल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर. वो भी आगे हम पढ़ते हैं. ठीक है, ये मैंने अभी इसलिए बताया ताकि यू कैन इनफैक्ट ये आगे आ गया प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये पेज नंबर 107 के नीचे पे ये. ठीक है, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मेनोपॉज occurs before the age of 40 years. इसको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं, या फिर प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं. जिन लोगों की फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, ये उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग डायग्नोसिस होता है. और जो इस कंडीशन के बावजूद कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए गैमीट डोनेशन इज द ओनली ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैमीट डोनेशन इज द ओनली ऑप्शन.
अब primary ovarian insufficiency, it could be premature ovarian insufficiency could be primary or secondary. अब हम टेबल 8.2 को देख लेते हैं. प्राइमरी कॉजेज क्या हो सकती हैं और सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकती हैं. प्राइमरी कॉजेज में वी नो कि प्राइमरी मीन्स के इनहेरेंट कोई मसला है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी, सच एज टर्नर्स, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीज आ सकता है. हाइपोथायरॉयडिज्म इधर लिखा हुआ है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जब भी कोई menstrual abnormality होगी you must take thyroid function test. ठीक है. फिर एडिसन डिजीज हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, एंजाइम कोई डिफिशिएंसी हो सकती है. सेकेंडरी के अंदर वी हैव कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, तो एसेंशियली इट्स आयोट्रोजेनिक कॉजेज. देन इन्फेक्शंस हो सकता है, हमने ऑलरेडी टीबी का पहले भी देखा और अब इसमें भी ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉज. ठीक है. तो ट्यूबरकुलोसिस इज वन वी हैव टू रिमेंबर. अच्छा, अब डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज कैसे होता है, ये वाला पैराग्राफ है. डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल. ठीक है. तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, मतलब ओलिगोमेनोरिया होना शुरू हो जाता है, एमेनोरिया होना शुरू हो जाता है. फिर एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी के सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, वेजोमोटर सिम्टम्स, और ये हम आगे देखेंगे कि डिटेल में. ठीक है. और हम लोग इसमें हार्मोन टेस्ट ज़्यादा नहीं कराते, फ़ायदा नहीं है. ठीक है. बिकॉज वैसे भी बहुत वेरिएबल होते हैं हार्मोन इस टाइम पे, तो पता नहीं चलता कोई रिजल्ट. और प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करना ज़रूरी है. ठीक है. इफ़ शी हैजंट हैड हर पीरियड्स फॉर 2 months, या फिर उसको स्पॉटिंग हो रही है 2-3 महीनों से और उसको मतलब हेडेक्स हो रहे हैं या व्हाटएवर, तो इट कुड बी शी इज़ प्रेग्नेंट एज वेल. somebody has sent me, okay. ठीक है. तो ये ऐसे करते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ मेनोपॉज. अब हमने प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कुछ कॉजेज देख ली थी. प्राइमरी कॉजेज थी क्रोमोसोमल, ऑटोइम्यून, हाइपोथायरॉयडिज्म याद रखने वाली बात है, एंजाइम डिफिशिएंसी हो सकती है. सेकेंडरी में इट कुड बी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, एंड इट कुड बी इन्फेक्शंस स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस याद करना. ठीक है. फिर अब आयोट्रोजेनिक जो मेनोपॉज है, इसके अंदर जो है हम एडबैक थेरेपी देते हैं. बेसिकली हमने बिफोर स्टार्टिंग एनी कैंसर ट्रीटमेंट वी हैव टू लेट द वुमन नो कि इट माइट कॉज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी एंड दिस इज एन इरिवर्सिबल थिंग इवेंचुअली. ठीक है. इट माइट बिकम इरिवर्सिबल. सम केसेस में इट्स रिवर्सिबल और उसमें हम एडबैक थेरेपी देते हैं, और ये जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह करेंगे तो हम देखेंगे व्हाट वी मीन बाय एडबैक थेरेपी. फिर आयोट्रोजेनिक मेनोपॉज, सर्जिकल मेनोपॉज, before doing obviously bilateral self-oophorectomy, you have to let her know okay, this is what's going to happen. menopause के क्या क्या मसाइल होंगे, what does low hypoestrogenic state mean, bones के साथ क्या होगा, आपके DVT के रिस्क को क्या होगा, etc etc. ठीक है. और कुछ लोग ये कराते हैं जिनका ये BRCA1 या 2 जीन की म्यूटेशन होती है, उनका मेलिग्नेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांस ज़्यादा होते हैं. कुछ लोग प्रोफाइलैक्टिकली इनको रिमूव करा देते हैं. So you have to let them know what will happen. ठीक है. ओके. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं. टेबल 8.3, इफेक्ट्स ऑफ मेनोपॉज बाय द टाइम ऑफ ऑनसेट. ठीक है. तो इमीडिएटली क्या इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. एक तो वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, एंड दीज आर थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड कि ये होता है मेनोपॉज में. लाइक हॉट फ्लशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स. हॉट फ्लशेस इज बेसिकली is basically vasodilation of the vessels in your peripheral system. इसकी वजह से जो है आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और आप लाइक रेडनेस फेस पे भी नजर आ सकती है वैसे भी, और स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है. और अगर यही हॉट फ्लशेस रात को हो तो इनको हम नाइट स्वेट्स कहते हैं. ठीक है. और ये नाइट स्वेट्स आर स्पेशली डिस्टर्बिंग बिकॉज ये आपको रात को नींद से भी जगा देते हैं. ठीक है. और इसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन दे हैव सेड सम एस्ट्रोजन या सेरोटोजेनिक रिसेप्टर्स का इफेक्ट ऑन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन. We don't need to know that. We just need to know about vasomotor symptoms and what is the difference between hot flushes and night sweats. Hot flushes दिन में होते हैं, night sweats रात को होती हैं. ठीक है. बस ये है. फिर psychological symptoms हो सकते हैं, very irritable, very anxious, tearful.
फिर देयर कुड बी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, पोर मेमोरी। ये वो कहते हैं कि बिकॉज जो फीमेल है शी इज़ वेरी इरिटेबल एंड शी इज़ एंग्शियस, एंड ऑल्सो बिकॉज वो अपने वेजोमोटर सिम्टम से बहुत डिस्टर्ब है, उसकी रात की नींद भी नहीं पूरी हो रही है, ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से जो है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और पोर मेमोरी होना शुरू हो जाती है। देन बिकॉज ऑफ हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट एज वेल, इनिशियली देयर इज जॉइंट एक्स एंड पेन्स, ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का बोन रिमॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर मसला होना शुरू हो जाता है। तो this shows up as joint aches and pain. Then there could be dry and itchy skin. Now this is especially this obviously this applies to the whole skin, but especially the skin around the area of the vulva. Then there are going to be hair changes and decreased libido. ठीक है, फिर इंटरमीडिएट क्या इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं? विजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, इट कुड बी सोरनेस एंड इवन देयर कुड बी सम ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। फिर डिस्पैरेनिया हो सकता है, urgency of urine हो सकती है, recurrent UTIs and urogenital prolapse, and then long-term risks are osteoporosis, cardiovascular disease, and even dementia. ठीक है, तो ये आपको मेनोपॉज के सारे इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कौन से इंटरमीडिएट, कौन से इमीडिएट हैं, कौन से इंटरमीडिएट हैं, और कौन से लॉन्ग टर्म हमारे पास इफेक्ट्स हैं। मेनोपॉज के अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट, और जो फीमेल जो हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चली जाती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, और उनका कॉग्निटिव फंक्शन भी सारा इफेक्ट हो रहा था। यू नो, इफ़ यू कांट रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ थिंग्स, और आप वैसे भी एंग्शियस हो, तो इट हैज़ अ वेरी ग्रेव इफेक्ट ऑन अ वुमन्स हेल्थ। अच्छा, अब आई नीड टू हैव सम टी, क्योंकि मेरा गला नहीं काम कर रहा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 5 to 10 minutes ब्रेक, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करते हैं।
All right, let's get back to this. Let's try to finish this off. Right. अब हमने देख लिया था effects of menopause by time of onset, इसके immediate, intermediate और long term effects. ठीक है, तो हम इन कुछ चीज़ों की थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि जो genital tract के साथ के अंदर जो effects हो रहे हैं उसमें exactly what is the effect on the endometrium, what is the effect on the urogenital tract. Endometrium में यही होता है कि initially there is irregular or scanty vaginal bleeding जिसको हम spotting कहते हैं, and this is due to the reduction in estrogenic stimulation. ठीक है, और ये फेलिंग ओवेरियन फंक्शन को बताती है, और एपिसोडिक और इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये इरेगुलरिटी आती है. ठीक है, एंड समटाइम्स इवन द फीमेल कुड हैव इरेगुलर हेवी ब्लीडिंग एज वेल. जरूरी नहीं है कि सिर्फ कम ब्लीडिंग हो. Then in the urogenital tract and in that region, what happens is the pH of the vagina gets changed. There's an increase in the pH, और इसकी वजह से जो है infections का जो protective mechanism था वो खराब हो जाता है और infections होना ज़्यादा शुरू हो जाती है. फिर vulvovaginal atrophy हो जाती है, और ये ऊपर figure 8.3 में this is a very good representation of how the vaginal epithelium changes in a premenopausal woman to a postmenopausal woman. ठीक है, तो there's vaginal dryness, irritation, burning, soreness, and dyspareunia. Dyspareunia is pain during sexual intercourse. ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन करते हैं postmenopausal woman का, तो expect that the vagina is going to be dry. And there it's going to be pale in some areas, ठीक है, or even small petechial hemorrhages हो सकती हैं, and in some older women there's so much shrinkage that there could be fusion of the labia as well as narrowing of the vaginal introitus. ठीक है, तो you have to be careful when examining them. During the examination आपने जो speculum डालना ना, ठीक है, just be careful, क्योंकि अगर वहाँ atrophy हुई है और dry skin है तो you could actually cause more damage. ठीक है, तो just be careful at that point. अच्छा, अब बोन हेल्थ में क्या आता है? बोन हेल्थ के अंदर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, प्रोसेस ऑफ रीमॉडलिंग है, वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से होता है, एंड बिकॉज ऑफ द हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट ये जो है ये सिस्टम खराब हो जाता है. आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, यू जस्ट हैव टू नो कि जो नॉर्मल लेइंग डाउन ऑफ द बोन थी वो हो जाती है, उसका सिस्टम खराब हो जाता है, और बोन स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं. फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में जो है हिप फ्रैक्चर की, हिप एंड स्पाइन फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क, अल्कोहलिज्म इंक्रीजेस, फिर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर एंड हाइपोगोनाडिज्म में रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, अगेन बिकॉज ऑफ हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट. Then there's disorders of thyroid. Just remember your thyroid function tests. ठीक है, फिर cardiovascular system का there's an interesting thing. Initially जो है जो disease का जो cardiovascular disease का जो है rate वो कम हो जाता है. ठीक है, which is interesting because बाद में जो है risk increase हो जाता है with menopause. Wait a second, I'm messing something up. Let me just reassess. Yeah, initially जो है it's because estrogen gives I'm still protective messing effect it to up. the heart. Estrogen is because the one that supports the cardiovascular it's system. protective. Okay? Yes, when it's And it gone, prevents atherosclerosis. तो जब एस्ट्रोजन चली जाती है तो फिर स्ट्रोक का और इस्कीमिक हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा हो जाता है. सॉरी, आई वाज मिक्सिंग इट अप विद समथिंग एल्स. ठीक है, एस्ट्रोजन जो है क्या करती है, इट हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट. ठीक है, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करती है. लेकिन जब एस्ट्रोजन चला जाता है तो उसके बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. तो हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट मींस the woman is at an increased risk of ischemic heart disease and stroke after menopause. ठीक है, next we have assessment of a menopausal woman. इसके अंदर हम ये सारे either modifiable and non-modifiable risk factors देखेंगे. Okay, somebody has message in the chat. I'm hoping they're helping me out. लेकिन मुझे chat नजर नहीं आ रहा. Yes, estrogen is vasoprotective. It reduces atheromenon. Yes.
cardiovascular system. Yeah, thank you. I was mixing it up with the treatment. Yeah, it vasodilates the vessels. Estrogen vasodilates the vessels, इसलिए ये trauma का chance कम हो जाता है. Right, thank you. Page 112 पे and 113 के ऊपर we have the main assessment of a menopausal woman. उससे हम relevant उसके सारे symptoms पूछेंगे, and we've gone over these symptoms already. Vasomotor symptoms, UTI तो नहीं है, are there any sexual concerns, फिर cognition, memory वगैरह, joint pains का पूछ लेंगे, and vaginal bleeding का पूछ लेंगे. फिर signs क्या है, हमने उसका BP लेना है, BMI करना है, we can do vaginal assessment, cervical smear भी कर सकते हैं, breast examination if indicated. लाइफस्टाइल के बारे में पर्सनल मेडिकल एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, स्पेशली इसमें आती है हमारे पास एज ऑफ मेनोपॉज आ जाती है, कैंसर की हिस्ट्री एंड फ्रैक्चर हिस्ट्री. ठीक है, ये कुछ जरूरी चीजें. और फैमिली हिस्ट्री हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की पूछनी है, ऑस्टियोपोरोसिस की पूछनी है, एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज की हिस्ट्री हमने पूछनी है. ठीक है, बस उस हिसाब से मैनेजमेंट का आगे उसको प्लान करेंगे. अब मैनेजमेंट में मेन क्या है, सबसे पहले हम उसको डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करते हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन गायनेकोलॉजी दे डिपेंड ऑन योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल. तो शुरू में आप क्या करते हैं, आप उससे कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करती रहे, एंड इफ शी इज स्मोकिंग और टेकिंग अल्कोहल तो वो इसको रिड्यूस कर दे, एंड वो अपना वेट अगर ज्यादा है तो वो उसको भी कम कर दे. ठीक है, रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक, रिड्यूस योर वेट. तो दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू शुड डू. देन वी हैव नॉन हार्मोनल अप्रोचेस. अच्छा, अब ये जो सारी ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है, नॉन हार्मोनल अप्रोच वगैरह है, ये भी इट्स परफेक्टली समड अप इन दिस टेबल 8.5. ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग फ्री थेरेपीज क्या है, यू कैन recommend to the woman acupuncture. Then there's reflexology. Reflexology is basically it's like a type of massage technique, like आप हाथ पाँव और ears को massage करते हैं. I'm not sure अगर आप लोगों ने वो YouTube पे वो videos देखी होंगी. Then magnetism कर सकते हैं. Reiki is basically a Japanese calming technique. They use like some energy or something. ये मैंने Google किया था, so you guys should just Google it or maybe watch a video on YouTube, and then you can use hypnotism as well. फिर herbal या natural preparations में, these are all herbs. इसमें जो important चीजें हैं, evening primrose oil is very popular, और इसके advertisements भी हर जगह आए होते हैं तकरीबन, and St. John's wort is also very popular. उसके अलावा there's all these other ones. फिर natural hormones दे सकते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस हो सकते हैं रेड क्लोवर में, सच एज आइसोफ्लेविन्स एंड रेड क्लोवर, ये दे सकते हैं. या जेल होती है नेचुरल प्रोजेस्टेरोन जेल, you can give that as well, which can be applied to the skin, or there's also the ones that can be ingested. ठीक है, फिर नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स में हम क्या देते हैं, हम अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, सच एज क्लोनिडीन, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, प्रोपेनोलॉल दे सकते हैं, फिर सेंट्रल न्यूरोट्रांसमिशन की मॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं, वेनलाफेक्सिन, फ्लॉक्सिटिन, पेरोक्सिटिन एक्सेट्रा. तो दीज आर SSRIs. ठीक है, इससे जो है एक तो हॉट फ्लशेस के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इन चीज़ों से रिड्यूस हो जाते हैं, फिर एंजाइटी के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, एंड इन सम केस अगर आप उनको वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स दे रहे हैं, लाइक लुब्रिकेंट्स दे रहे हैं वेजाइनल ड्राइनेस के लिए, तो उससे भी हेल्प हो सकती है. ठीक है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क डिक्रीज करने के लिए हम देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स. यू कैन आल्सो गिव रिलॉक्सिफिन एंड टेरिपेराटाइड. बेसिकली मैंने सिर्फ बिसफॉस्फोनेट्स याद किया है, सो दैट्स द मेन थिंग. फिर वी हैव द मेन थिंग जो इसके अंदर हम देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो हार्मोन्स क्या क्या है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, या आप एस्ट्रोजन ओनली दे सकते हैं, या आप एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, या फिर टेस्टोस्टेरोन. रेकमेंडेड क्या है, ये कंबाइंड फॉर्मूला. ठीक है, एस्ट्रोजन सिर्फ देने से कुछ चीज़ों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का और कैंसर का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है. तो वी डोंट रिकमेंड दिस. सिर्फ उनमें जिनकी ऑलरेडी हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है तो उनका ऑब्वियसली यूट्रस ही नहीं है, तो देन यू कैन गिव एस्ट्रोजन. फिर एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टिन इज रिकमेंडेड, और ये साइक्लिकली भी दे सकते हैं, जिसको हम साइक्लिकल हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअस कंबाइंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं. तो इनके मेन आपने नेम्स याद रखने हैं, साइक्लिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड कंटिन्यूअस कंबाइंड.
and they're literally what they mean. ठीक है, cyclical में हम 28 डे साइकिल के हिसाब से पहले हम 16 to 18 डेज में एस्ट्रोजन देते हैं और फिर नेक्स्ट 10 to 12 डेज में हम कंबाइंड देते हैं. और जो कंटिन्यूस वाला है देव रिटन के हम उन लेडीज को देते हैं जो मोर देन एज 54 ईयर्स होगी है. तो इट्स द सेम डोज ऑफ डेली एस्ट्रोजन कंबाइंड विद अ स्मॉलर डोज ऑफ प्रोजेस्टिन और ये रोज देते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आपने याद रखनी है. देन यू कैन आल्सो गिव टेस्टोस्टेरोन एंड दिस इज फॉर लिबिडो इश्यूज. ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब नहीं आती फीमेल्स के लिए डायरेक्टेड थेरेपी, बट इट्स अवेलेबल फॉर मेल्स. तो अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो अपने हिसाब से ये वो कर सकता है, दे सकता है टू द फीमेल. ठीक है, बट डोज उसको एडजस्ट करनी पड़ती है. हार्मोन्स यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स करेंगे तो ये हम उसके साथ करेंगे, बिकॉज अभी बिल्कुल दिमाग ख़त्म करने वाली बात है, इनको बिला वजह याद करना. ठीक है, फिर रूट्स ऑफ हार्मोन थेरेपी 2 किस्म की होती है, ओरल एंड ट्रांसडर्मल. और ये भी जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स करेंगे तो हम इन रूट्स को डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अच्छा, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन थेरेपी क्या है? एक तो वेजोमोटर सिम्टम्स कम हो जाते हैं, हॉट फ्लशेस वगैरह. फिर स्केलेटन के ऊपर क्या है, बिकॉज आपने एस्ट्रोजन दे दिया है तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम हो जाता है. फिर वो जो सारे इश्यूज हो रहे थे, वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेशन, सोरनेस, उसका भी कम हो जाता है. और उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, दिस इज व्हाट आई वाज मिक्सिंग इट अप विद. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का ये है कि इनिशियली जब आप देते हैं तो देयर इज अ रिडक्शन इन इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड ओवरऑल मोर्टेलिटी. लेकिन जब आप इसको बाद में देते हैं, इफ यू गिव इट लेटर ऑन, तो ये हाइपरकोएगुलेशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको डीवीटी वगैरह का रिस्क इंक्रीज हो जाता है. तो एक विंडो होती है इसको देने की, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो तब आपने जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है. अगर आप ज्यादा लेट देंगे तो फिर उसके रिस्क्स विल बी मोर देन द बेनिफिट. ठीक है, तो ये आपने इसका ये वाला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का रिस्क याद रखना है. और ये कहते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो कोलोनिक कार्सिनोमा से भी कोई प्रोटेक्टिव है. ठीक है, अच्छा, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं. ये इसके अंदर ये जो पेज 117 के ऊपर हमारे पास ये पर्पल बॉक्स है, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ एवरीथिंग दैट्स रिटन इन द टेक्स्ट. Absolute contraindications क्या है? If there is a suspected pregnancy. Remember, if any female ever comes in with oligomenorrhea or amenorrhea, or if she's missed 1 or 2 periods, or even if she's missed 5 periods, who cares? Give her a pregnancy test. Tick test करने में कोई time नहीं लगता. ठीक है, फिर breast cancer के अंदर नहीं देते. उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर, बिकॉज वी नो कि ये दोनों कैंसर्स जो हैं ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इनके ऊपर जो है इसको इंक्रीजिंग वो इफेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोजन देने से. फिर एक्टिव लिवर डिजीज, एस्ट्रोजन हैज अ रियली बैड इफेक्ट ऑन लिवर. ये हम जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ स्पेशली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बिकॉज उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो वो उसका लिवर पे क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, फिर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क हो, ऑलरेडी शी हैज हैड 1 thromboembolic event, तो you will not give her oral contraceptives. फिर known उसको coagulation disorder है, थ्रोम्बोफिलिया है एंड ऑटोस्क्लेरोसिस. ठीक है, फिर relative contraindications क्या हैं? देयर सम abnormal bleeding जिसको आपने अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो उसको आपने बिला वजह उठा के अभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देनी. पहले आप उस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देनी, आपने पहले उसको असेस करना प्रॉपर्ली. अगर उसके बहुत लार्ज यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, if she has past history of benign breast disease as well, this is fibroadenoma की कोई हिस्ट्री हो, if there's a unconfirmed personal history, a strong family history of venous thromboembolism, then there's a chronic but stable liver disease, and then there's migraine with an aura. This is also one of the side effects of hormone replacement therapy, migraine with an aura. ठीक है, तो ये भी एक आपने याद रखना side effect. फिर side effects associated with estrogen are breast tenderness and swelling, nausea, leg cramps and headaches. I'm sorry, आपको ना इसी तरह ये ingest करके याद करने पड़ेंगे. There's literally no other way to remember this. Side effects क्या हैं? Fluid retention of progestin is fluid retention, breast tenderness, headaches, mood swings, depression and acne. ठीक है, तो I'm just going to repeat the side effects. Side effects of estrogen are breast tenderness या swelling, nausea, leg cramps, headaches.
फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टिन इज फ्लूइड रिटेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड एक्ने. तो आई नो दिस वाज अ लॉट फॉर टुडे और हमें बहुत याद करना पड़ेगा इसमें, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम गायनी पढ़ेंगे चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी तो इट विल बिकम ईजियर टू रिमेंबर. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज मटेरियल. अब वी कैन डिस्कस सम सिनेरियोज just for fun, लेकिन if someone wants to leave they can go ahead and leave. ठीक है, तो एक दो सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं. Right. Let me think. A 45-year-old lady presents to the gynecologist with history of missing her periods for 3 months. During this time, she has had on and off spotting. She also experiences night sweats. She gives history of night sweats. What is the differential diagnosis? मुझे एटलीस्ट 2 DDs चाहिए इसके. ओ 3 DDs आ गए, जबरदस्त. Yeah, she could be perimenopausal. अभी हम इसको मेनोपॉज नहीं कह सकते बिकॉज 1 साल नहीं हुआ, 5 महीने मैंने कहा था शायद. हाँ, 5 महीनों से इशू है, तो she could be perimenopausal. She could have any other cause of oligomenorrhea. ठीक है. Yeah, she could literally have, because उसकी age 45 है. And then pregnancy is also a really big possibility. ठीक है, pregnancy में बहुत variable signs and symptoms होते हैं. फिर could be premature ovarian failure इसलिए नहीं कहेंगे because less than 40 years नहीं है ना, age 45 years हो चुकी है. It could be hypothyroidism, exactly. See, there are all these differential diagnoses. तो अगर ये हो ना कि आपको अगर आपको इस तरह का एक वेग सा सिनेरियो आए तो आपने जनरल चीजें सोचनी है पहले. ठीक है, आप सोच लें अच्छा ये मेनोपॉज लग रहा था बिकॉज उसमें नाइट स्वेट्स ऐसे मेंशन हो गए थे. Yeah, pregnancy is less likely in 45, but it's still a possibility. Pregnancy is always a possibility. Never forget. ठीक है, आपने जरूर प्रेगनेंसी टेस्ट कराना, चाहे वो 50 की भी हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में 50 और 55 पे भी बेबीज डिलीवर हो जाते हैं. ठीक है, तो देयर इज नो प्लानिंग यूजुअली, तो इसलिए यू हैव टू डू द प्रेगनेंसी टेस्ट. या इट कुड बी टीबी. ठीक है, तो ऑल दीज कॉजेज आपने इसको जरूर सोचना है. जस्ट डोंट सेटल फॉर वन थिंग कि हाँ बस नाइट स्वेट्स का तो मेनोपॉज. थिंक ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. अब क्या पता उसकी जो स्वेट्स हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहे हो या क्या उसको मसला हो, थायराइड का भी इशू हो सकता है, कुड बी एनीथिंग. अच्छा, व्हाट एल्स? Okay, I want you to tell me if this is true or if this is false. As ovarian function fails, the serum FSH levels increase. मुझे आप direct message कर दें so that like everyone has a chance to think about it. Okay. मैं बहुत मिक्सचर ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रू कह रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं. जैसे जैसे पेरीमेनोपॉजल पीरियड में हमारे पास इनहिबिन कम हो रहा था, फिर हमारे पास GnRH की पल्सिटिलिटी इंक्रीज हो रही थी इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज FSH एंड LH लेवल्स. तो FSH एंड LH लेवल्स दे डू इंक्रीज. ठीक है, लेकिन मसला ये कि आगे तो फॉलिकल्स बचे ही कोई नहीं है, तो वो इंक्रीज भी चाहे जितना भी हो जाए तो सेट नहीं होगा काम. ठीक है ना. अच्छा, अब progesterone levels are undetectable in the perimenopausal period. Are progesterone levels undetectable in the perimenopausal period? Yes, they do fall but very moderately. Main fall क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का हो रहा होता है. और मेन हमारे जो मसले मसाइल भी मेनोपॉज के हैं वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइपोएस्ट्रोजनिज्म. ठीक है, ओके. तो दीज आर द मेन थिंग्स जो हमने आज की करनी थी. तो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे. लेट मी चेक कि स्केड्यूल में क्या है. समटाइम्स मैं स्केड्यूल थोड़ा चेंज कर देती हूँ, तो उस दिन मैं आपको बता दिया करूँगी, बिकॉज कुछ टॉपिक्स आई लाइक टू डू विद अदर टॉपिक्स, जैसे कि चैप्टर 4 और 8 हमने साथ किया है, बिकॉज इसमें
याद रखना इजी होता है कुछ चीजों को. Okay, tomorrow we'll probably do इसमें infections लिखा हुआ है. I don't know मैं जब ये टाइम टेबल बनाई थी तो मैं क्या सोच रही थी, but I want to do contraception वाले सब चीजें tomorrow. ठीक है. तो इंशाल्लाह we will probably study contraceptives and then जितना मैं लेक्चर प्रिपेयर करूंगी उतना आपको मैं भेज दूंगी कल सुबह. ठीक है ना? Alright guys, if you guys have any questions you can personal message me. और मैं अभी in chapter 8 all tables, yeah, seems like it, chapter 8 के सारे tables करने हैं और इनको रट्टा लगाना है. मतलब you have to जैसे बिल्कुल अंदर छाप नहीं लेते माइंड के, ये वाली काम करना है आपने इसके साथ. Somebody has asked me chapter 9 question mark. Genitourinary problems. Yeah, we'll get to that soon. Oh, infections mean पता नहीं मैं क्या सोच रही थी क्योंकि ये मैंने टाइम टेबल लास्ट वीक बनाया था तो I don't know what infections means. ठीक है. I think it means genitourinary problems. लेकिन वो हम बाद में करेंगे because आज हमने menopause discuss कर लिया तो it's more appropriate to discuss contraceptives tomorrow. I'm still online for like 10 more minutes if anyone has any question या कुछ discuss करना चाहता है because अभी time थोड़ा सा है.